हाँ जी, अब बताइए बेटा क्या डाउट था? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में और रेशनल नंबर्स को कैसे दो गिवन रेशनल दो नंबर्स के अंदर इंसर्ट करते हैं, इस चीज के अंदर डाउट है। ये बुक में कहीं था लिखा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो है वो यही होता है कि भाई जो भी रैशनल नंबर है उसके अंदर अपन ऐसा क्या चेंज कर दे कि उस रैशनल वैल्यू की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब वो रैशनल नंबर जो है उसकी वैल्यू सेम रहे। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे मान के चलें कि अपन 1/2 है, जैसे 1/2 कैसा नंबर है? रैशनल है। अब 1/2 को अगर अपन क्या करें, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? 1 into 1 into 2 into 2 1/2 है। जैसे अपन ने कोई भी एक रैशनल नंबर लिया, अपन ने फॉर एग्जांपल 1/2 लिया अपन ने, ये अपन ने पास में t/q की फॉर्म में ये नंबर दे रखा है, दैट इज q रैशनल नंबर है। क्लियर है वाली बात? ओके यस सर। तो ये जो भी रैशनल नंबर है इसको अगर मैं सेम नॉन जीरो कांस्टेंट से अपन ने क्या कर दिया, ये जो है वो कैसा है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्वांटिटी से अगर अपन क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू पे कुछ भी इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नो सर। नहीं, तो इसका मतलब जैसे भाई ये 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, 4/8 हो गया, ये सारे के सारे जो भी नंबर्स है ये कैसे नंबर हो जाएंगे बेटा? इक्विवेलेंट रेशनल्स। हाँ, ये नंबर्स हो जाएंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, ये सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स। ओके यस सर। ओके, इसके और अलावा सर क्या था? रेशनल नंबर्स को दो गिवन नंबर के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे? कुछ फॉर्मूला है पर समझ में नहीं आ रहा था। r प्लस मतलब s बाई कोई भी दो गिवन नंबर है उनके बीच में रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ऐसा ही तो? यस सर। हाँ, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अपने पास में कोई भी दो नंबर्स गिवन है, जैसे अपने पास रैशनल नंबर्स दे रखे, मान लो a और b, कोई भी दो रैशनल नंबर्स दे रखे, ठीक है ना। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं अपने को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 कर डालेंगे तो वो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, इनका बिल्कुल मिड वाला रैशनल नंबर हो जाएगा। यस सर। देन उसके बाद नेक्स्ट अपन ये वाला रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो ये वाला नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर दूसरी बार a प्लस b क्यों किया? बेटा ये वाला नंबर और ये वाला जो नंबर है इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करेंगे तो वो इन a और b के बिटवीन ही तो होगा नंबर। यस सर। इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे नंबर फाइंड आउट करना है, दैट मींस इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस ही तो आएगा, बीच वाला पॉइंट ही तो आएगा, सेम डिस्टेंस पे पॉइंट ही तो आएगा। तो जाएगा 3a प्लस b बाय 4 हो जाएगा एलसीएम लोगे तो। सिमिलर जब यहाँ पे इनके बिटवीन नंबर फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस ये हो जाएगा b, ये दोनों नंबर का सम एंड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इनके बिटवीन नंबर आ जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3b इज डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इस टाइप से नंबर्स फाइंड आउट करते रहो। और या फिर अपन क्या कर सकते थे, ये तुम्हें बताया भी था, शायद तुम एब्सेंट थे उस दिन, हो सकता है। तो और या फिर अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, जैसे कोई भी दो नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया 3/2 से कहां तक लेना है अपने को, मान लो उसने बोल दिया 5/2, 3/2 से 5/2 के बीच में अपने को रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, मान लो अपने को कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट, कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द इंसर्ट द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 एंड 5/2, कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5। तो मैं इसको क्या करूंगा, सेम नंबर से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर। मान लो कि जैसे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया किससे,
ये हो जाएगा 3/2 है, तो इसको मैंने 6/6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसा। यस सर। ओके, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 5/2, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर सर दिया 6/6 को क्यों किया? जल्दी पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। अब ये जो भी 6/6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट आने वाला है क्या? नो सर। वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है। तो देखिए जरा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि 6 मतलब से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज नहीं होनी जब चाहिए। बेसिक अपने को समझ में आ जाएगा तो फिर अपन को पता चल जाएगा कि अपन किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ये वाली बात। कहने को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है ना। आंसर अलग आएगा अपना, लेकिन वो सटीक होगा, एकदम सही होगा, ये जरूर, ठीक है ना। देख लेते हैं, बेसिक समझते हैं इसका कि ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड अपन ने क्यों किया, वो बात समझ में आती है, फिर अपने को पता चल जाएगा कि किससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता और किससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये वाली बात। यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा 18 इज डिवाइडेड बाय कितना हुआ 12, ठीक है। इधर भी ये कितना हो जाएगा 30 इज डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा बेटा जी। यस सर। ओके, ये लिखा हुआ है 18/12 और ये लिखा हुआ है 30/12, इसका मतलब इनके बिटवीन यहाँ पे अगर नंबर्स में बात करूं तो ये 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 24/12। सर इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो Yes, गया, sir. तो अब न्यूमरेटर जो है, दो न्यूमरेटर के बीच में जितने भी न्यूमरेटर आएंगे वो सारे नंबर क्या होंगे, इन दोनों के बीच में तो होंगे, इन दोनों नंबर के बीच में Yes, इंसर्ट sir. करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच के नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब ये कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 27/12 कर सकते हो, है ना, इस टाइप से नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब पता चल गया कि 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना जरूरी नहीं है, Yes, sir. ठीक है ना। इसको मैं क्या कर सकता था 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता था। बेसिकली न्यूमरेटर को सेम बनाना है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता इन दोनों को, तो इसको जैसे Yes. मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता तो ये कितना हो जाता 6/4 हो जाता, और इसको वो 2 से 10 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते तो 10 कितना हो जाता 4 हो जाता। Yes, तो sir. अपने को नंबर तो 5 फाइंड आउट करने हैं, नंबर तो 5 फाइंड आउट करने, लेकिन इसके बीच में फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा 5/4, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6/4, 7/4, 8/4 और 9/4, ठीक है। यहाँ पे ये बन रहे हैं अपने पास में 5 नंबर्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब अपने को पता चल गया कि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड कर देता तो इसके बीच में सीधे सीधे देखना चाहता तो 4/2 एक ही नंबर लिख सकते हैं, वैसे अगर सीधे लिखना चाहे Yes, sir. तो अपने को ये देखना है कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद उसके बीच में मैं सीधे सीधे वो डायरेक्ट बीच वाले नंबर जो है वो जितने इंसर्ट करने के लिए कह रहे हैं उतने नंबर लिख सकता है, नहीं लिख सकता। तो इस झंझट से दूर होने के लिए अपन हमेशा ही क्या कर देंगे, जब तुम्हारा मन करे तब तुम उसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और फिर उसके बाद सीधे सीधे डायरेक्ट उसके बीच के जितने भी नंबर है रैंडमली लिख सकते हो, कोई Okay, क्लियर है sir. वाली बात, आया Yes, अच्छे sir. से समझ में। Yes, sir. ओके, तो ये चीज हो गया ये। Yes, sir. ओके, सर एक डीपीपी का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बोलो बेटा। सर क्वेश्चन बोलूं? हाँ भाई, तो बताइए बेटा कौन सा क्वेश्चन है। सर इफ a इक्वल्स टू, एक सेकंड बेटा, हम्म, क्वेश्चन इज if a equals to अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 11 प्लस है या माइनस है, सर प्लस ओके, b इक्वल्स टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 2,
Okay. and C equals to under root 6 plus under root 4. Okay. C equals to Under root 6 plus under root 4. okay. Then which of the following holds the true? ओके तो इनका ऑर्डर बताना है, बेसिकली ये बताना है कि इनमें सबसे ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है, ये सब बताना है. Yes, sir. ओके चलिए. ओके तो यहाँ से अपन ने देखा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं अपन कि ए और बी में रिलेशन क्या है, ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके तो देखिए जरा, ए यहाँ पे लिखा अपन ने, ए है अपने पास में √11 प्लस √3 है, और बी यहाँ पे कितना है, बी यहाँ पे कितना है, Root 12 plus root. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये वाला जो भी बॉक्स है अपने पास, इस बॉक्स में ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है. Yes, sir. तो ये वाला नंबर इससे ग्रेटर भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं. Yes, sir. ओके चलिए, तो एक बार के लिए अपन यहाँ पे इसको बॉक्स ही रख लेते हैं और उस बॉक्स में फिर अपने आप फिल कर देंगे जैसा भी होगा पॉसिबल. अब यहाँ पर अपन एक काम करेंगे, जैसे ही इन दोनों नंबर कैसे पॉजिटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो अगर मैं उसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो भी वो नंबर कैसे आएंगे, पॉजिटिव, और Positive. बिल्कुल सेम रेशियो में इंक्रीज होंगे. जो ग्रेटर नंबर होगा वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो थोड़ा कम इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके तो देखिए भाई, यहाँ से अपन बात करेंगे कि ये अपने पास में लिखा हुआ है √11 और प्लस √3 और ये √12 प्लस √2 लिखा हुआ है. तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, स्लाइड चेंज करूंगा. वो ये है कि इस वाले 2 को इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर दो और इस √3 को इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर दो. ऐसा क्यों किया वो भी अपन देख लेते हैं. पहले अपन सीधे सीधे डायरेक्ट इसकी स्क्वायरिंग करते हैं. डायरेक्ट स्क्वायरिंग करने पर ये क्या बन रहा है, ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया अपन ने, तो ये हो जाएगा √11 प्लस √3 का 14. होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी नंबर है, और ये हो जाएगा √12 प्लस √2 का होल स्क्वायर. कर सकता है ऐसा Yes, sir. ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग. कर सकता है भी ऐसा. Yes, sir. ओके जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, √11 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √11 √3, ये आ गया बॉक्स अपना. और ये हो जाएगा √12 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ √12 √2. इज दैट क्लियर? Yes, a प्लस sir. b का होल स्क्वायर ओपन किया है, नथिंग एल्स. √11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 11. प्लस √3 का स्क्वायर 3. प्लस 2 √11 √2 कितना हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 2, 14. Oh, sorry, 33. 2 √33 हो जाएगा. 11 into 3 ये हो जाएगा कितना, 12 प्लस ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट कितना, 24. ओके ये नंबर हो गया अपने पास 14 प्लस 2 √33, और ये नंबर हो गया अपने पास 14 प्लस 2 √24. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. इस नंबर में हो रहा है 14 में सम हो रहा है 2 प्लस √33, और ये वाला जो नंबर है इसमें 14 में सम हो रहा है 2 √44. तो अब यहाँ पे देखते बता सकते हैं कि कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है, Sir, 33 वाला. 33 वाला. दैट मीन्स ये ऐसा चल रहा था. क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes, sir. ओके
एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सर इसमें सी भी तो है, फिर सी का यूज क्यों नहीं किया? नहीं अपन ने ए और बी को लिया है फिलहाल। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से अपन क्या करने वाले हैं, कोई से भी एक के साथ इस सी को ले लो। ओके सर। लेकिन जैसे ही अपन स्क्वायरिंग करते हैं ना, जैसे ही अपन ने दोनों नंबर की स्क्वायरिंग की, तो स्क्वायरिंग करने पे अपने पास क्या होना चाहिए कि बोथ साइड ये जो भी कांस्टेंट ये जो टर्म बन रही है ना, स्क्वायर रूट के बाहर वाली जो टर्म बन रही है, या तो वो सेम बन जाए या फिर ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म जो है वो दोनों तरफ क्या बन जा रही थी, सेम बन जा रही थी। जैसे इसमें जो भी स्क्वायर होने के बाद स्क्वायर रूट के अलावा जो भी वैल्यू बन रही थी वो क्या बन रही थी, सेम बन रही थी। क्लियर है वाली बात? यस सर। तो जैसे अब अगर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 14 बनेगा, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो भी स्क्वायर वाली फॉर्म जो है वो 14 बनेगी। लेकिन इसमें स्क्वायर करोगे तो √6 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना बनेगा, 10 ही बन पाएगा। यस सर। क्लियर है वाली बात? यस तो सर। फिर इन दोनों में से इनमें से किसको किसके साथ कंपेयर करें, तो वो वाली चीज देखने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, अपने को पता है कि इसमें रूट वाली जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 10 24 24 बनेगी। 2√6 √4। अच्छा यस सर। ओके, तो इसमें वो बनेगी 24 रूट का बनेगा। तो इस बी में भी तो क्या बन गया था, 24 तो वैसी बात है कि इसका मतलब फिर अपन कंपेयर किनको करेंगे, बी और सी को कंपेयर कर डालेंगे। ओके सर। ओके बेटा? यस सर। ओके, चलिए तो बाकी की कहानी, अरे और कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट जो भी टॉपिक अपना चल रहा था। क्या चल रहा था अभी अपने? पॉलिनोमियल्स की सर टर्म्स देखी थी सारी। ओके, तो पॉलिनोमियल में अपन ने देखे थे लास्ट में, शायद क्वेश्चंस देखे थे कि कौन सा वाला पॉलिनोमियल बनेगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, यही तो था। यस सर। यस सर। ओके, चलिए भाई, तो कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो ये हो गया था कि पॉलिनोमियल का बनेगा, उसके अंदर की जो भी वैल्यू, मतलब जो भी अपने पास एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो भी वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है वाली बात? ओके, तो उसके बाद लिखो भाई, नेक्स्ट अपन लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो अपन किसको बोलेंगे। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल गिवन है उसके अंदर में जो भी वेरिएबल है अपना, मान लो कि वो पॉलिनोमियल तो क्या हो सकता है, किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। जैसे अब तक जो भी पॉलिनोमियल देखे थे वो किसकी टर्म में थे, इन टर्म्स ऑफ एक्स थे। तो वो y की टर्म में भी हो सकते हैं, वो x की टर्म में हो सकते हैं, y की टर्म में, z की टर्म में, किसी की भी टर्म में हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। ओके, तो वहीं से अपने को एक बात पता चली कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलूंगा, जो भी वेरिएबल है उनको अगर मैं या तो क्या लिख दूं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूं, या फिर मैं उसको क्या कर दूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूं, तो फिर वो क्या हो जाएगा अपने पास, तो पॉलिनोमियल कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें फटाफट से लिखो, इफ the terms of a polynomial if the terms of a polynomial are written
are written either in increasing or in decreasing form या decreasing order, either increasing or in decreasing order of power of variable, order of power of variable is known as standard form of polynomial. क्लियर है वाली बात? Excuse me, sir. यस बेटा, सर एक बार इसका एग्जाम्पल देके बता दो ना कि कैसे होगा. बिल्कुल बेटा, अभी बता रहे हैं. एग्जांपल तो बतानी है, अभी तो डेफिनेशन भी पाई है तुम्हें. बढ़े आगे. यस सर. Yes, sir. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अपने पास में ये लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल उसने दे दिया अपने को x माइनस 7 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. वो कह रहा है कि राइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या आना चाहिए, या तो डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग में लिख सकते थे. तो इसको मैं क्या लिख दूं, सबसे पहले x की पावर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. दैट मींस सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आएगा, देन उसके बाद x की पावर 1 आएगा, फिर उसके बाद x की पावर 2 है, फिर उसके बाद x की पावर 3. क्लियर है वाली बात? और या फिर मैं इसको क्या लिख सकता था, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या लिख सकता था, 7 लिख सकता. क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर. तो ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी. क्लियर है? और या फिर देख लो x प्लस 3x क्यूब प्लस 7 प्लस 4x स्क्वायर. तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे, या फिर यहाँ पे 5x टू द पावर 4 भी लिख लो, या 5 लिख लो, है ना. अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहे बेटा, तो क्या हो जाएगा भी अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग में लिख लो या डिक्रीजिंग में लिख लो, जैसे भी एक में लिख सकते हैं ना, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. 5x टू द पावर 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद x क्यूब है तो ये 3x क्यूब हो गया, फिर उसके बाद स्क्वायर है 4x स्क्वायर हो गया, देन उसके बाद x है, ये x हो गया, देन उसके बाद 7 है, ये प्लस. और या फिर अपन क्या लिख सकते थे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते थे 7 प्लस x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 5. आया अच्छे समझ में बेटा ये? यस सर. Okay. सर अगर नेगेटिव में हुआ तो भी कैसे पावर बेटा? ही देंगे. अगर ऐसा हुआ कि 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर तो भी ऐसे लिखेंगे. ये लीजिए बेटा, जैसे ये होता है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर दिया तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ इन दोनों पे माइनस आ जाएगा. ये लीजिए. सर मतलब साइन ही चेंज करना और वही रहेगा जो, जैसे अगर पॉजिटिव अपने होता को तब. बस ओनली ऑर्डर चेंज करना है. जो भी टर्म्स है और जो भी टर्म होती है वो हमेशा ऑलवेज विद साइन आती है. जैसे थर्ड टर्म है उसके आगे अगर माइनस साइन लगाओ दैट मींस थर्ड टर्म इज नेगेटिव. जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन को जैसे ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें सेकंड टर्म नेगेटिव है, फर्स्ट ये जो लास्ट टर्म है ये नेगेटिव है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म बनने वाली है, तो इसके आगे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा. टर्म ऑलवेज विद साइन आती है. क्लियर है वाली बात? इसलिए अपन बोल देते हैं कि कोएफिशिएंट जो होता है वो टर्म का कोएफिशिएंट होता है. किसी भी टर्म का अगर वो बोलेगा कि थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट जो भी होगा तो थर्ड टर्म देखेंगे अपन, और थर्ड टर्म के आगे जो भी साइन होगा वो साइन उस कोएफिशिएंट के हमेशा साथ आएगा. क्लियर है वाली बात? यस सर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट देखना चाहूं, दैट मींस x क्यूब का कोएफिशिएंट. तो x क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 नहीं होकर के वो क्या होगा, -3 होगा. क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर. क्लियर. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो.
Sir, done. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay. उसके बाद उसके बाद लिखो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एक वेरिएबल में अगर कोई भी अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसकी डिग्री क्या होगी उसके बारे में, है ना. एक वेरिएबल का मतलब ओनली एक ही वेरिएबल, जैसे या तो एक्स हो वेरिएबल, या फिर वाई में दे रखा हो, या फिर जेड में दे रखा हो, ए में दे रखा हो, बी सी डी, कोई भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. कोई भी एक सिंबल जो है वो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रहा हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे, है ना. अपने को अच्छे से पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने कांस्टेंट की डेफिनेशन देखी थी, फिर अपन ने वेरिएबल की डेफिनेशन देखी थी, है ना. तो ये सब अपने को डेफिनेशंस पता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं कि अगर अपने पास में एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल वाला अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री क्या होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है. Yes, sir. ओके, तो इसमें लिखो in case of a polynomial in one variable, in case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is the degree of the polynomial. मतलब अगर एक ही वेरिएबल में दे रखा है तो वो जो जिस भी वेरिएबल में दे रखा है उसकी जो भी पावर होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी. तो पहली बात तो है कि पॉलिनोमियल बनने के लिए पावर कैसी होनी चाहिए, जो भी अपने पास वेरिएबल है उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए. क्लियर है वाली बात. Yes, sir. ओके, ठीक है ना. तो फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि उसकी जो भी हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी. क्लियर है वाली बात बेटा. Yes, sir. चलिए, तो फिर आप लिखिए नेक्स्ट. ये तो हो गया पहला. सेकंड नंबर, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल. है ना. कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा उसमें अगर वेरिएबल जो वो क्या आ रहे हैं, दो से ज्यादा आ रहे हैं. क्या आ रहे हैं, दो से ज्यादा. अगर वेरिएबल आ जाए, दो आ जाए या दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाए, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है ना. तो फिर उस केस में फिर अपन जो भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या बोलेंगे, तो उसमें लिखो इन केस ऑफ a polynomial in more than one variable more than one variable more than one variable more than one variable the highest sum of the highest sum of the powers of the highest sum of the powers of
variables, the sum of powers of the variables in any term is the degree of polynomial. मतलब ये हुआ कि अगर पॉलिनोमियल दो से ज्यादा वेरिएबल में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इन ईच टर्म, जितने भी अपने पास में टर्म्स गिवन होंगी उन सारे टर्म्स में अपन क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उनकी पावर का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, उनकी पावर का सम टेकन अप। देन अब उसमें अपन देखेंगे कि हाईएस्ट पावर जो है वो क्या बना, वो हाईएस्ट वाली जो पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो गया नोट डाउन ये? Yes, sir. ओके, फॉर एग्जांपल अपने पास में उसने पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया 5x³ प्लस 3x² प्लस 7। सेकंड पॉलिनोमियल उसने दे दिया अपने को 4 माइनस y²। थर्ड पॉलिनोमियल दे दिया उसने 5 टाइम्स t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। फोर्थ नंबर पॉलिनोमियल दे दिया उसने कांस्टेंट 3। फिफ्थ नंबर पॉलिनोमियल दे दिया उसने 7x³ माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8।